गए। अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो अपन दिनचर्या वाला चैप्टर कर रहे थे ना, कल अपन ने स्टार्ट किया था और अपन ने यहाँ तक कर लिया था नस और गंडूस। तो मैंने बता दिया नस यानी भाई नासा मार्ग, जो अपने नोस्ट्रिल है ना उनमें औषध डालना, ठीक है, मतलब तेल की बूंदे डालना। फिर मैंने गंडूस बताया था, तो एक बच्चे ने बोला सर गंडूस समझ नहीं आया, तो मैं फिर से बता देता हूँ। गंडूस का मीनिंग होता है कि मान लो पानी है, अपन जो पानी पीते हैं ना उसको मान लो थोड़ी देर के लिए तो इसने आदि, तो इसका मतलब है कि किसी भी तरह का लिक्विड, इसने भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, किसी भी तरह का लिक्विड को मुख में इतना भरना कि मुख में द्रव को हिलाया नहीं जा सके। मतलब उसको इधर से उधर मुंह में ऐसे घुमाते ना, इधर से उधर ऐसे कुल्ला करते हैं टाइम पे, ऐसा ना करे, मतलब भरा ही रहा, इतना ज़्यादा मात्रा में भरो कि वो हिलाया ना जा सके, हिलाया नहीं जा सके, उसमें मतलब हलचल नहीं होनी चाहिए, वो होता है गंडूस। क्लियर? अब फिर आएगा अपने धूमपान। अब जो आप बोलोगे धूमपान, आप सिगरेट पीते हो, बहुत से बच्चे पीते हैं, ठीक है, तो वो धूमपान नहीं है, वो तो हेल्थ के लिए हानिकारक है सिगरेट। तो ये धूमपान होता है मेडिकेटेड धूमपान, ठीक है। ये बनाई जाती है, कैसी बनाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये ऐसी बनाई जाती है, ये दोनों किनारों से पतली होती है, दोबारा से करता हूँ ट्राई, जैसे ये दोनों किनारों से पतली होती है, ठीक है, इसे एक सरकंडा टाइप का बनाया जाता है। अब इसमें खोखली होती है बीच में से, इसमें क्या रखते हैं, धूमवर्ती, ये धूमवर्ती, ये धूमवर्ती मतलब ये धूम नेत्र बना के, ये खोखली होती है, ठीक है, उसमें धूमवर्ती, जिसका अपन को रस लेना है, जिसका अपन को स्वाद लेना है, औषधियाँ मतलब औषधियों का चूर्ण भरना है, तो मेडिकेटेड धूमपान। सिगरेट नहीं है ये, बहुत से बच्चे सिगरेट की सोचेंगे भाई सिगरेट बता रहे हैं, सिगरेट नहीं है ये, ठीक है। ये होता है मेडिकेटेड धूमपान, मतलब एक तरीके से औषधि, औषधियों का धुआं अंदर लेना अपने। तो धूम नेत्र में, धूम नेत्र क्या होता है, वह उपकरण जिससे अपन वो पीते हैं, मतलब उससे धुआं या अपन अंदर लेते हैं उस औषधि का रस, मतलब एक तरीके से धुआं ही तो हुआ, वो अंदर लेते हैं ना, वो होता है धूम नेत्र। तो ये एक यंत्र है, ठीक है, धूमवर्ती रखकर अग्नि से जलाकर, अब समझ लो एक, अब ठीक है बात आ ही रही है तो सिगरेट समझ लो कि अपन सिगरेट को जला के पीते हैं ना, वैसे ही एक ये होता है मेडिकेटेड धूमपान, ठीक है, उसी का एक मतलब हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाला वर्जन है सिगरेट, बीड़ी, ठीक है, हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है ये क्या थोड़ा हेल्थ को ठीक करता है, जलाकर नासा चिलम तो नहीं है सर ये? क्या, आराम से बोलो, जल्दी बता। चिलम? हाँ, चिलम नहीं है, देखो वो एक यंत्र है, मतलब धूम यंत्र। अब किसी भी तरीके से, जैसे चिलम मान लो, ठीक है, मान लो उसको चिलम बोल दिया आपने, तो एक तरीके से यंत्र हो गया, वो सरकंडा हो गया, मिट्टी का बना लिया, तो उसमें अब अपन तो चिलम जो पीते हैं ना, गांजा पीते हो, गांजा नहीं है ये, मेडिकेटेड धूमपान, मतलब एक तरीके से औषधि रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि भाई आचार्यों ने धूमपान का बोला है तो अपन सिगरेट पी लें। मैं पहले ही बता दूं ये सिगरेट नहीं है, ये चिलम पीना नहीं है, ये ओनली कफ का समन करने के लिए रोगों के अनुसार अलग अलग तरह की औषधियाँ से पीने की, जो एक तरीके से अपन, कोई तो तंबाकू पीता है, कोई किसी के पत्ते पीता है, कोई क्या पीता है, तो उस तरीके से है ये। धूम नेत्र में धूमवर्ती रखकर अग्नि से जलाकर नासा या मुख से, बहुत से व्यक्ति नाक से भी तो पीते हैं अंदर, बहुत से मुख से, मोस्टली मुख से ही करते हैं, लेकिन नासा से भी बहुत से व्यक्ति अंदर लेते हैं धुआं को, तो ये होता है धूमपान। विस्तार से वर्णन अध्याय नंबर 21। तो 21 में अपन इसका विस्तार से वर्णन देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, कौन से रोगों में कौन सी औषधि पीनी चाहिए, कौन से, सब आप सीख जाओगे। तो अभी तो मैं बोलता हूँ कोई भी टॉपिक होता है समझ में नहीं आ रहा है तो पेशेंस रखो, मतलब थोड़ा सब्र रखो, अगले वाले चैप्टर में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा, क्योंकि आचार्य ने एक जगह पे एक ही चीज़ को समझाई है ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अब देखो तांबुल सेवन, तांबुल यानी पान का सेवन, बीटल लीफ। अब पान का सेवन करते हो आप, पान तो खाते हो शादियों में, ठीक है, दूल्हे को खिलाते हैं, आजकल तो कम मिलते हैं पान की दुकान, पान जानते हो ना आप, वो एक तरीके से यस तांबुल सर। सेवन, ठीक है, पान का सेवन, बीटल लीफ, तो बीटल लीफ का सेवन करना। तो अपन क्या कर रहे थे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से अंजन किया, अंजन के बाद में नस्य करना था, नस्य के बाद में गंडूस, फिर गंडूस के बाद में धूमपान, तांबुल, ठीक है,
देखो यहाँ पे अंजन है, नशा है, गंडूस है, धूमपान और तांबुल, मतलब इस क्रम में अपन को चलना है डेली दिनचर्या में, ये सारे क्रम आपको उनको करने हैं इस क्रम में। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है तांबुल निषेध, कि किसको ये पान है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौन से व्यक्ति हैं जिनको नहीं करना चाहिए, कि भाई आपको निषेध है, आप नहीं खा सकते। एक है छत, रक्तपित्त, रुक्ष प्रवृत्ति, नेत्र रोगी, विष, मूर्छा, मद व शोष रोगी। अब समझो इनको, मैं क्या करूँगा, जब चैप्टर पूरा हो जाएगा ना तो मैं इन डिजीज़ों के एक साथ नाम लिख दूंगा, भाई ये क्या क्या, रक्त पित्त क्या है इंग्लिश में ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब चैप्टर कंप्लीट होगा कल मैं आपको ये पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। छत यानी होता है एक तरीके से रूखा सूखा व्यक्ति होता है ना, कमज़ोर, जिसके मतलब बोलते हैं ना जिसको पोषण नहीं मिलता, कुपोषण का शिकार, वो होता है छत। मतलब उसका शरीर क्षय हो गया, उसका पूरे धातुओं का क्षय हो गया, ना उसमें पूरा रक्त है, ना उसमें मांस है, ना उसमें मतलब हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं, मतलब एकदम सूख जाता है ना व्यक्ति, अपन बोलते हैं ना कुपोषण का शिकार हो गया, तो वो होता है छत। रक्तपित्त, रक्तपित्त यानी होता है ब्लीडिंग निकलना, भाई उसके कान से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, मुख से ब्लीडिंग हो रही है, एनस से मतलब अपने बॉडी छिद्रों से रक्त का बाहर आना, वो होता है रक्तपित्त। क्लियर। रुक्ष प्रवृत्ति, रुक्ष प्रकृति का मीनिंग क्या है कि उसमें ड्राइनेस, उसकी पूरी बॉडी ड्राइनेस में ज़्यादा, मतलब रूखी सूखी हो रही है, डेंड्रफ हो गया, उसकी त्वचा कटी फटी है, मतलब रूखी रूखी है। अपन सर्दियों में उंगली घुमाते हैं तो अपनी रूखी होती है तो एक लाइन सी बन जाती है, तो मतलब उसके शरीर में रुक्षता है, शरीर मतलब एकदम रुक्षता है। अब रुक्षता, ठीक है, तो तांबुल क्या करेगा, इनको निषेध है, मतलब ये रुक्ष प्रवृत्ति वाले को, रक्त पित्त वाले को, छत वाले। नेत्र रोगी, मान लो किसी के कोई प्रॉब्लम है आंखों में, नेत्र अभिषेंदी है, मतलब कोई कप जमा हुआ है या फिर गिड़ जम जाते हैं ना, गंदगी जम जाती है आंखों में, ठीक है, कप भरा हुआ है, कोई मतलब आंखों में कुछ जलन सी हो रही है, तो नेत्र रोगी, किसी प्रकार का नेत्र हो, आई से संबंधित डिजीज हो, उसमें आपको तांबुल निषेध नहीं करना है। विष, किसी व्यक्ति को किसी कीट ने काट लिया, ठीक है, सर्प ने, मकड़ी ने, बिच्छू ने, किसी ने भी, या फिर उसने कोई ऐसा जो कृत्रिम पॉइजन है, जिसको मतलब बोलते हैं ना आर्टिफिशियल पॉइजन खा लिया, उस व्यक्ति को तांबुल नहीं खाना है। मूर्छा, बेहोश वाला व्यक्ति, उसको बार बार बेहोशी आ रही है, ठीक है, मतलब वो बेहोशी से उठाइए और उसको आप तांबुल खिला दो, नहीं, आप उसको तांबुल नहीं खिलाना, मूर्छा वाले व्यक्ति को तांबुल नहीं खिलानी। मद, मद एक तरीके से जो होता है ना शराब का एक नशा होता है, ठीक है, मद यानी होता है मतलब अपन जो शराब का सेवन करते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल में मद हो जाता है ना व्यक्ति को, उसमें आप उनको तांबुल का सेवन नहीं करना है। और शोष, शोष यानी वही एक तरीके से सूखा, मतलब शरीर का मतलब कमज़ोर होना एक तरीके से, ये सब इन रोगों में आपको तांबुल का निषेध करना है। इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई निषेध नाम से आए, इम्पोर्टेंट है, आपने पीएमटी में भी देखा होगा, इन चारों में से कौन सा नहीं है, और अपन नहीं को भूल जाते थे है, और अब पहला ऑप्शन देखते है उसमें, हाँ ठीक है, यही पढ़ते नहीं थे क्वेश्चन को सही ढंग से, तो प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए ये तांबुल निषेध इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। जो बच्चों के पास बड़े क्वेश्चनों के पेपर आते हैं, जैसे 20-20 नंबर के आते हैं, 10-10 नंबर के आते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आ गया कि टिप्पणी लिखो, उसमें एक ये भी आ गया तांबुल निषेध पर टिप्पणी लिखो। तो क्लियर स्टूडेंट, अब समझ के अंजन करो, अंजन के बाद नस से, नस के बाद में गंडूस, गंडूस के बाद धूमपान, धूमपान के बाद में तांबुल। ये आचार्य वाघभट्ट ने जो क्रम बताया उसके बारे में बात हुई है। अब अपना टॉपिक है आज का जो स्टडी करेंगे, इम्पोर्टेंट है चैप्टर का भी, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अभ्यंग मतलब ऑयल मसाज। सर हाँ बोलो। सर जो आपने दातुन निषेध लिखा है मतलब भूल गए थे, हाँ तो उसके लिए आप आगे कराओगे? हाँ मैंने लिख दिया, टेंशन मतलब वो पीडीएफ जब मिलेगी उसमें मैं बता दूंगा आपको, कल पीडीएफ मिल जाएगी, जब चैप्टर पूरा होगा ना फाइनल पीडीएफ भेजूंगा मैं, उसमें बता दूंगा, ठीक है, लिख दिया मैंने, टेंशन मतलब, इसीलिए मैं बोलता हूँ पीडीएफ में बाद में इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि कोई गलती हो, कोई कमी हो, वो मैं तुरंत सॉर्ट आउट कर दूँ, क्योंकि बाद में ही है। तो अभ्यंग देखते हैं, ऑयल मसाज, ठीक है। अभ्यंग के लाभ, अभ्यंग समझ गए आप, अभ्यंग यानी ऑयल मसाज, परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन परिभाषा कोई पूछे तो प्रतिदिन, आप देखो दिनचर्या पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, प्रतिदिन तो आएगा। शरीर पर अभ्यंग, तेल मर्दन करना, तेल की मालिश करना ही अभ्यंग कहलाता है। समझ गए, अभ्यंग मतलब ऑयल मसाज करना अपनी बॉडी पे, अभ्यंग कहलाता है। क्लियर। अभ्यंग के लाभ, देखो ये में जो श्लोक लिखा है ना, इम्पोर्टेंट है, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है।
पीजी में क्वेश्चन आता है इसमें से, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। जैसे कि ये आ गया अभ्यंगम, अभ्यंग को हटा देंगे यहाँ से और बाकी के गुण डाल देंगे। तो अगर आपको ये श्लोक याद है तो आप समझ जाओगे कि भाई ये अभ्यंग के लक्षण है, अभ्यंग के लाभ हैं, तो आप आंसर में लिख पाओगे कि भाई ये अभ्यंग के हैं। अगर आपको ये श्लोक याद नहीं है तो कन्फ्यूज रहोगे, इसलिए मैंने इसको 8वां नंबर का श्लोक है चैप्टर नंबर 2 का, तो याद हो जाए, किसी की कैपेसिटी है करने की तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखो अब देखो इसमें क्या है, तेल मर्दन करना चाहिए तो परिभाषा हो गई, इससे बुढ़ापा, थकान और वायु नष्ट होती है। देखो यहाँ पे जरा श्रम वाता, जरा यानी क्या होता है बुढ़ापा, श्रम यानी क्या होता है थकान, और वाता मतलब वायु, कि अभ्यंग से बुढ़ापा, थकान, वायु नष्ट होती है। अब ये क्वेश्चन आ गया स जरा श्रम वाता पीजी में, मतलब ये लाइन दे दी, तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो बोलता हूँ, इसलिए ये श्लोक आप याद कर ही लेना। मैं आपको समझा रहा हूँ। जरा यानी होता है बुढ़ापा, मतलब वृद्धावस्था में, ठीक है। श्रम यानी थकान, और वायु, तो अभ्यंग करने से कि व्यक्ति की है ना बुढ़ापा देरी से आता है। अब मान लो कोई व्यक्ति मालिश कर रहा है तो उसकी थकान मिट जाती है ना, अरे यार मालिश करते मुझे अपन बोलते हैं ना काम से आता है कोई व्यक्ति। अपने फादर देखो, जब अपन छोटे थे तो अपने मम्मी पापा अपन से बोलते बेटा मालिश कर दे, शरीर दर्द कर रहा है, थकान हो रही है, तो अपन मालिश करते थे। और वायु, वायु यानी जो काम करने से वात बढ़ जाती है बॉडी में, और वात के गुण क्या है, तत्तर रुक्षो लघु शीतो खर है। अब इसके विपरीत अपन तेल यूज कर रहे हैं, तो तेल क्या है स्निग्ध है, मतलब रुक्षता के विपरीत है, ठीक है। तो वायु का नाश होता है, मतलब शरीर में दर्द किसकी वजह से होता है, वायु की वजह से, तो शरीर में थकान और ये दर्द दूर हो जाता है, मतलब वायु नष्ट हो गई तो दर्द भी दूर हो जाएगा। अपन बोलते हैं ना घुटनों में दर्द हो रहा है, तेल की मालिश कर लो, क्योंकि वहाँ पे वायु बढ़ी हुई है। अब तेल की मालिश करने से क्या होता है, वायु नष्ट हो जाती है और घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। वो है, ये पहली लाइन क्लियर हुई। अभ्यंगम आचरित, मतलब एक तरीके से अभ्यंग की परिभाषा दे दी पहले, फिर ये इसका दे दिया। अब देखो दृष्टि प्रसाद पुष्ट वायु, दृष्टि निर्मल होती है, मतलब आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। देखो आप मालिश शरीर पे कर रहे हो लेकिन आंखों की रोशनी बढ़ रही है, इफेक्ट देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, और ये साइंटिफिक प्रूफ है, मतलब आचार्यों ने जो लिखा है ना वो पूर्णतः सत्य है। अब आपका कार्य है कि आप इसको सिद्ध करो कैसे भी करके, रिसर्च करो इसको कैसे भी करके, ये आपका काम है, लेकिन आचार्य ने जो लिखा है वो पूर्णतः सत्य है, ये बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पे दृष्टि निर्मल होती है, प्रसादम पुष्टम आयु, ठीक है। शरीर पुष्ट होता है, पुष्ट यानी ताकतवर बनता है, एनर्जी मिलती है शरीर को, एकदम ऐसा लग गया तरोताज़ा हो गया, ऐसे बोलता कि एकदम एनर्जी वाला व्यक्ति हो गया, तो शरीर पुष्ट हो जाता है। और आयु मतलब आयु बढ़ती है, व्यक्ति मान लो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिख दिया पहले देखो, इससे बुढ़ापा नष्ट होता है, मतलब जो आपकी बूढ़ापन है, जैसे कोई व्यक्ति 50 साल में ही बूढ़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति 70 साल में भी जवान रहता है, मतलब एकदम एक्टिव रहता है, तो ये बोलता है कि आयु बढ़ती है, मतलब आप जल्दी बूढ़ा होने से रुक जाओगे। आपकी एज के अनुसार, जैसे आप 70 साल के हो तो उसी के अनुसार आपकी एक्टिविटी बनी रहेगी, या फिर आप उस 70 साल में भी एक्टिव रहोगे, ऐसे नहीं कि आप लेटे ही रहोगे। तो अभ्यंग के बहुत लाभ हैं। और यहाँ पे देखो स्वयं प्रस्तुत के अगले में आएगा, ये नींद भली प्रकार आती है, स्वयं प्रस्तुत, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि नींद भली प्रकार आती है, स्व यानी स्वप्न, मतलब तो नींद भली प्रकार, नींद अच्छी तरीके से आएगी आपको। फिर ये लास्ट का एक लाइन, इसका मीनिंग क्या है, त्वचा निर्मल तथा झुर्रियाँ रहित वह शरीर दृढ़ होता है। देखो आप तेल की मालिश कर रहे हो अपने शरीर पे, डेली कर रहे हो, टाइम के अनुसार कर रहे हो, तो अपन रूखी सूखी त्वचा नहीं होगी, तो मतलब त्वचा निर्मल मतलब साफ सुथरी रहेगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी बिल्कुल, एवं शरीर दृढ़ होता है, मतलब दृढ़ का मतलब होता है मालिश करने से। अपन देखना मल्ल युद्ध करते हैं, जो वो होते हैं पहलवान होते हैं, वो मालिश करते हैं अपने शरीर की, उससे क्या होता है उनका शरीर मजबूत बनता है, दृढ़ बनता है। वही बात है कि शरीर, देखो यहाँ पे डाढ़ कृत्वम यकृत्व, मतलब एक तरीके से दृढ़ वाली, दृढ़ की बात आई है, मतलब मजबूती प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है अभ्यंग के जो लाभ है ना बहुत सारे हैं, तो आपको भी अपने शरीर की मालिश करवानी चाहिए, ठीक है। अब किसको नहीं करनी चाहिए यह भी लिख दिया, अभ्यंग का स्थान व निषेध, कि भाई किस स्थान पे करना चाहिए पहले मुख्यतः अभ्यंग, और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, मतलब निषेध किन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी श्लोक दे दिया इन्होंने। तो श्लोक तो हर चीज़ के लिए हैं, देखो आयुर्वेदा में मैंने इनको मेंशन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे पीजी से क्वेश्चन बन जाता है, और चैप्टर नंबर 2 से तो आते ही हैं मोस्टली, तो इसलिए मैंने यहाँ से आपको मेंशन करवा दिया श्लोक साथ में लिख के।
तो ये श्लोक लिख दिया। इसका हिंदी अर्थ ये है कि अभ्यंग को मुक्तः सिर, कर्ण व पैरों पे करना चाहिए। अब आपको श्लोक याद हो जाए तो कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई रटो ही, ठीक है। अभ्यंग को मुक्तः सिर, अपने मतलब जो अपने ललाट है, फ्रंटल है ना, आप जानते हो फ्रंटल ललाट बोलते हैं, ठीक है। सिर यानी अपने गालों पे है, ठीक है। नाक के ऊपर है, जैसे मतलब एक तरीके से आंखों को छोड़ के एकदम पूरे शरीर की मालिश करो अच्छे तरीके से, कानों की मालिश करो, ठीक है। और पैरों पर करना चाहिए मुक्त है, मोस्टली तो यहाँ तो करना ही चाहिए, पैरों पे करो और सिर पे करो, ठीक है। अगर फिर बाद ये बताया कि अभ्यंग को मुक्त है मेनली सिर कर्ण पैरों पर करना चाहिए, कि भाई ये मेन क्षेत्र है। अगर आप अभ्यंग कर रहे हो ना तो आपको शुरुआत यहाँ से करनी है, सिर से करो, कान से करो या पैरों से करो, और यहाँ पे तो करना ही है। फिर बाद में अपने जो पेट है, पीठ है, ठीक है, चेस्ट है, उन पे करो चाहे मत करो, लेकिन यहाँ पे जरूर करो, पैरों पे करो, सिर पे करो, कर्ण पे। ये 3 जगह मुख्य बताई आचार्य ने। क्वेश्चन आएगा पीजी में कि अभ्यंग के मुख्य स्थान हैं सिर कर्ण पैर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सिर चेस्ट उदर मतलब पेट। ऑप्शन सी, मतलब इस तरीके से डिफरेंस आएंगे, लेकिन मुख्य 3 है सिर कर्ण पैर। क्यों? देखो यहाँ पे श्लोक में सिरय श्रवण पादेशु, मतलब सिर यानी हेड, श्रवण यानी कान, पादेशु यानी पैर, ठीक है। क्योंकि श्लोक में 3 ही मेंशन है, इसीलिए इन तीनों का वर्णन अपन ने लिखा है, सिर कर्ण पैर। अब देखो कब से पीड़ित व्यक्ति को मतलब किसे नहीं करना चाहिए, अपन ने 2 हेडिंग डाली है ना, कहाँ पे करना है, मतलब एक तो स्थान बता दिया भाई यहाँ पे करना है, और किन्हें नहीं करना है, ये हेडिंग डाली थी निषेध, भाई किसे नहीं करना है। तो ये बता देता हूँ अब कि कब से पीड़ित, किसी के मान लो कि ओबेसिटी का शिकार है, बहुत ज़्यादा धातु बढ़ी हुई है उसमें, मांस बढ़ा हुआ है उसमें, मेद बढ़ा हुआ है उसमें, ठीक है, लसिका बढ़ी हुई है उसमें, मतलब थुलथुल हो रहा है एक तरीके से, मोटा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कब से पीड़ित, सिंपल सी बात है, उसमें कफ बढ़ा हुआ है इसीलिए तो मोटा है। तो कब से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, उसको अपन को अभ्यंग नहीं कराना। अभ्यंग क्या करता है, क्योंकि वात के विपरीत काम करता है, कफ को बढ़ाता है। और मान लो किसी व्यक्ति में कफ पहले से ही बढ़ा है तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देगा। इसलिए कफ वाले व्यक्ति में, मतलब जो कफ से पीड़ित है, कोई कफ से संबंधित उसमें रोग उत्पन्न हो रहा है, कोई डिजीज है, तो उस व्यक्ति को अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। शोधन कर्म, बमन विरेचन, जिससे शरीर का शोधन किया हो, मतलब जिसने शोधन कर्म कराया हो। पंचकर्मा सुनते हो ना आप, मान लो जिसने पंचकर्मा करवाया हो, जिसमें आता है बमन और विरेचन, मतलब एक तो उल्टी और एक मैंने बताया था बमन क्या होता है, विरेचन क्या होता है, एमेसिस और, ठीक है, प्रियोग्रेट, मतलब एक तरीके से खुदा मार्ग से सफाई है, ठीक है। तो विरेचन, तो शोधन कर्म जिससे शरीर का शोधन किया हो, उन व्यक्तियों को भी अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। अब आप पूछोगे उनको क्यों नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, शोधन कर्म कराने के बाद में अग्नि मंद हो जाती है, मतलब जो अपनी जो डाइजेस्टिव फायर है ना, जो खाना पचाती है, वो मंद हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। और व्यक्ति कमज़ोर होता है एक तो, पहली बात तो अगर अपन और ज़्यादा उसको कराएंगे, मतलब क्या करा रहे हैं, तेल की मालिश करा रहे हैं, अभ्यंग करा रहे हैं, तो अग्नि और ज़्यादा मंद हो जाएगी, पहले से तो मंद है ही, और ज़्यादा मंद हो जाएगी। क्यों मंद हो जाएगी, क्योंकि क्या करता है ये अभ्यंग, कप को बढ़ाता है, और कप से अग्नि का प्रतिद्वंदी है दोनों आपस में। समझना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप बाद में क्लियर हो जाएगा, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि भाई शोधन कर्म कराने से, मतलब बमन और विरेचन कराने से व्यक्ति की अग्नि मंद हो जाती है। अगर अपन उसमें अभ्यंग कराएंगे तो और ज़्यादा मंद हो जाएगी, तो व्यक्ति को विभिन्न कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। इसलिए शोधन कर्म वाले व्यक्ति को अभ्यंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तथा अजीर्ण रोगी, अब अजीर्ण है ना, कॉन्स्टिपेशन है, मतलब ये अजीर्ण एक तरीके से मिलावट है, ऐसे नहीं कि कॉन्स्टिपेशन ही है, ठीक है। अजीर्ण में बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिपेशन आ गया, अग्निमंद आ गई, ठीक है, और पेट से संबंधित बीमारी आ गई। तो अजीर्ण में मतलब एक तरीके से अजीर्ण, खाना नहीं पच रहा किसी व्यक्ति का, खट्टी डकारें आ रही हैं, ये सब अजीर्ण में ही हैं। खट्टी डकारें आना, खाना नहीं पचना, अग्निमंद होना, पेट में गैस बनना, ये सब अजीर्ण में। तो अजीर्ण रोगी को अभ्यंग नहीं करना चाहिए। तो समझ में आया किन किन व्यक्तियों को नहीं कराना चाहिए। कहने का मतलब है, लॉजिक समझो कि भाई अभ्यंग कराने से कफ बढ़ता है, तो जो कफ से संबंधित रोग हैं किसी व्यक्ति में, तो उनको नहीं कराना, शोधन कर्म वाले व्यक्ति को नहीं कराना, और अजीर्ण वाले व्यक्ति को नहीं कराना। ये इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ देखो, श्लोक में बता दूं मैं। अभ्यंग वर्ज्य, अभ्यंग मतलब किसको भी वर्ज्य है, कपग्रस्त मतलब कप से ग्रस्त व्यक्ति को,
कृत संशोधन मतलब संशोधन कराए व्यक्ति को, और अजीर्ण जीर्ण भी मतलब जो अजीर्ण से पीड़ित है। तो इस लाइन का मीनिंग समझाया। वर्ज्यो अभ्यंग, वर्ज्यो अभ्यंग यानी किसके लिए वर्ज्य है, मतलब नहीं करना है। कफग्रस्त मतलब कफ से कोई पीड़ित है व्यक्ति, ठीक है। कृत संशोध मतलब कोई संशोधन किया, उसका मतलब शोधन किया, और शोधन क्या होता है, बमन विरेचन होता है, ठीक है। और जीर्णी भी, जीर्णी भी यानी कोई अजीर्ण से पीड़ित है, उसको अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। इसलिए मैं श्लोक नहीं समझा था, क्योंकि श्लोक अगर शुरू से समझाऊँ ना मैं आपको, वहीं पे मैं अटक जाता तो अब प्रॉब्लम आती। इसलिए मैं अब बाद में समझा रहा हूँ, पहले यहाँ समझा दिया आपको हिंदी पूरी, अब तुरंत श्लोक समझाया तो श्लोक तुरंत समझ में आ गया आपको। ये होता है फ़ायदा अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलो ना, क्योंकि पहले सिंपली चीज़ को समझो, सिंपलीफाई करके समझो, फिर बाद में ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्टी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब अगला टॉपिक है अपना व्यायाम, एक्सरसाइज। अपनी सर दैनिक अजीर्ण का मतलब दोबारा बताना। अजीर्ण का मीनिंग मैंने 4-5 वर्ड बताए हैं। गैस बनना, ठीक है। अपच मतलब खाना नहीं पचना, ठीक है। एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो गया ना, कब्ज टाइप का हो जाता है ना, ये सारे ना अजीर्ण में आते हैं। ऐसे अजीर्ण को कोई सिंप्लीफाई नहीं करके, अब देखो बहुत सी जगह क्या बताएंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग बताया क्या क्या, तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अजीर्ण को एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, अजीर्ण को अलग अलग तरीके से यूज लिया है। जैसे किसी की गैस बन रही है, अजीर्ण बोल दिया। किसी व्यक्ति को खट्टी डकारें आ रही हैं, खट्टी डकारें आती है, समझते हो ना, कि जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो अजीर्ण बोल दिया। तो अजीर्ण एक तरीके से एक रूप है, मतलब एक तरीके से बहुत सारे लक्षणों का सम्मिलित रूप है अजीर्ण। अब कौन सा लक्षण कौन से टाइम पे हावी होता है, वो पेशेंट के ऊपर है, ठीक है। अजीर्ण मतलब एक सिंपल ओके ऐसे सर। नहीं कि मैं ऐसे बोल दूँ भाई पेट में जलन होना अजीर्ण है, या फिर एसिडिटी होना अजीर्ण है, ऐसा नहीं है। मतलब 4-5 लक्षणों का कॉम्बिनेशन है अजीर्ण, ठीक है। अब जैसे कि आप कोई इंग्लिश वाली बुक देखोगे ना, अजीर्ण में उसका एक नाम दे दिया होगा और आप उसको ही रट लोगे, तो एक नाम कभी मत रटना। मैं तो ये बोलता हूँ कि इंग्लिश जितना यूज करोगे ना आयुर्वेदा को समझने के लिए, उतना ही कन्फ्यूजन होते जाओगे, क्योंकि अपन समझने के लिए इंग्लिश यूज लेते हैं, ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अजीर्ण में जितनी बीमारियां हैं ना, मतलब एक तरीके से खट्टी डकारें हो गई, कब्ज हो गई, अग्नि मंद हो गई, खाना नहीं पचना हो गई, ये सारे लक्षण अजीर्ण में ही आते हैं। क्लियर ये बात। ओके सर। अब देखो व्यायाम, एक्सरसाइज, ऐसा कर्म जो शरीर में आयाम मतलब श्रम या थकावट उत्पन्न करे, व्यायाम कहलाता है। अब कोई आपसे व्यायाम की एक्सरसाइज की परिभाषा पूछे ना, तो ये बोलना है कि ऐसा कर्म शरीर में आयास यानी श्रम या थकावट उत्पन्न करे, व्यायाम कहलाता है। अब ये भी कौन सा कर्म, जो अपने मतलब जो धनो करते हैं ना, पैसे कमाने के लिए कोई अपन काम करते हैं, उसके अलावा, ठीक है। कोई व्यक्ति मजदूर है मान लो, अब वो सुबह से शाम तक खेत में काम कर रहा है, तो उसको व्यायाम नहीं बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो उसका कार्य है, वो व्यायाम नहीं है, ठीक है। तो पहले ही मेंशन कर दिया था आचार्यों ने जब डिस्कशन किया था कि जो दैनिक मजदूर काम है उनके अलावा जो भी कोई भी कार्य है, ठीक है, ऐसा कार्य जो शरीर में आया श्रम या थकावट उत्पन्न करे, व्यायाम कहलाता है। वो एक मजदूरी में आ गया, वो काम अलग है। लेकिन उसके अलावा अपन कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं दिन में 10 बार, एक तरीके से व्यायाम है, ठीक है। अपन कोई एक्स्ट्रा अलग काम कर रहे हैं, मतलब पैसे कमाने के अलावा जो कोई अलग से काम होता है ना, जैसे आप, ठीक है, खेल रहे हो, खेलना भी एक तरीके से व्यायाम है, क्योंकि थकावट उत्पन्न हो रही है। तो जो भी काम उसके अलावा, जो मजदूरी करने के अलावा कोई भी अदर काम है ना, वो सब व्यायाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। व्यायाम के क्या लाभ हैं, तो अपनी देखो सिंपल सी बात है, ये अपन दिनचर्या स्टडी कर रहे हैं। दिनचर्या का मतलब अपन को डेली तो अभ्यंग करवाना था और डेली ही व्यायाम कर रहे हैं। तो कौन कौन स्टूडेंट है जो व्यायाम करता है डेली अभी भी, तो व्यायाम के लाभ, ठीक है। तो व्यायाम किया करो। इसका श्लोक बहुत अच्छा है, लाघवम, बाद में समझाऊंगा, चल छोड़ो इसको, फिर बाद में एकदम क्लियर कर दूंगा। व्यायाम से शरीर में लघुता, कोई व्यक्ति मतलब एक्सरसाइज करता है डेली, ठीक है, एक्टिव है, तो शरीर का लघुता का मतलब हल्का नहीं लगेगा। एक तो व्यक्ति सारा दिन बैठा रहे, सोता रहे, उसका शरीर ऑटोमेटिक ऐसा आएगा कि कितना भारी हो रहा है, आज मेरा सर भारी भारी हो रहा है, क्योंकि वो सो के उठा है, ठीक है। उसके अंदर कफ बढ़ गया। अब व्यायाम करने से क्या होता है, वात बढ़ता है, और वात से क्या होता है, लघुता आती है। तो वात के गुण क्या है, तत्तर रुक्षो लघु, लघुता आई। तो व्यायाम से शरीर में लघुता, कार्य करने में सामर्थ्य, कार्य करने में सामर्थ्य का मीनिंग है कि मान लो कि आप एक दिन 1 किलो का डंबल ले रहे हो, ठीक है, फिर दूसरे दिन 1.5 किलो का लिया, फिर तीसरे दिन 3 किलो का डंबल लिया, तो आपकी सामर्थ्य बढ़ रही है ना, कैपेसिटी बढ़ रही है। आपका मतलब
कोई व्यक्ति पहले पहले दिन दौड़ लगाता है, आधा किलोमीटर दौड़ के थक जाएगा, फिर दूसरे दिन लगाएगा 600 मीटर लगाएगा, फिर तीसरे दिन 700, तो उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, तो उसके कार्य करने की सामर्थ्य, अब ये हर चीज़ में लागू होती है, तो व्यायाम करने वाला व्यक्ति की जो कैपेसिटी होती है ना, पावर होती है, वो बढ़ जाती है, तो कार्य करने में सामर्थ्य बढ़ जाती है। और अग्नि दीप्त होती है। अग्नि दीप्त होती है। अग्नि क्यों दीप्त होती है? जैसे कि अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर में पसीना बन रहा है, ठीक है, एक तरीके से जो गंदगी है बाहर निकल रही है, ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं, जो भी अपना मल था शरीर में जमा हुआ पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, शरीर के स्रोत रंध्र सारे खुल जाते हैं, तो अग्नि दीप्त होती है, मतलब एक तरीके से पाचक एंजाइम। अब उसको देखो, अब शरीर मेहनत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको पोषण चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो किससे मिलेगी भाई? खाना पचा पाएगा तो ही तो मिलेगी, तो उसके लिए शरीर ऑटोमेटिक रेडी हो जाता है, तो अग्नि दीप्त मतलब उसकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो एकदम ज्वलित हो जाएगी। तभी तो व्यक्ति प्रोटीन खाते हैं, पनीर खाते हैं जो व्यायाम करते हैं, क्योंकि उनकी अग्नि दीप्त होती है, वो कैसा भी चीज़ पचा जाते हैं, क्योंकि उनकी फायर हाई होती है, तथा मेद का नाश होता है। अब देखो यहाँ पे मेद का नाश, मेद का नाश यानी जो फैट है उसके अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है उसका नाश, मतलब वो नष्ट हो जाता है। ओके रजनी, अच्छा आपने व्यायाम के बारे में बोला, चलो अच्छी बात है। तो मेद का नाश, मेद यानी जो फैट जमा हुआ है व्यक्ति में वो नष्ट हो जाता है, तभी तो व्यक्ति, आपने देखा होगा ना, देखो व्यायाम करने के कितने सारे फायदे हैं, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अग्नि दीप्त हो जाएगी और मेद का नाश होता है। अब देखो, लाघवम कर्म सामर्थ्य, लाघव यानी हल्का, लघुता आ गई, कर्म सामर्थ्य यानी कार्य करने की सामर्थ्य, दीप्तो अग्नि मेदस्य छः, अग्नि दीप्त होती है और मेदस्य छः मतलब मेद का नाश होता है। पहली लाइन क्लियर होगी ना? कितनी ईजी है, देखो संस्कृत का हिंदी अनुवाद समझना। लाघवम कमर सामर्थ्य मतलब लघुता लाएगा, कर्म सामर्थ्य यानी कार्य करने की सामर्थ्य बढ़ाएगा, दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्त हो जाएगी, मेदस्य छः, मेद का नाश हो जाता है। अब ये बात ऑथेंटिक है 100%, आप कितनी रिसर्च कर लो, सब कुछ कर लो, ये हमेशा ऑथेंटिक रहेगी, आज से आने वाले 5 साल बाद, 5,000 साल बाद में भी। अब देखो आगे, व्यायाम से शरीर के अंग विभक्त, प्रत्येक प्रत्येक उपचित एवं दृढ़ हो जाते हैं। इसका मीनिंग समझो, आज देखो ना, वाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 6 पैक्स, 8 पैक्स, जो जितने ना ये मतलब पैरों की जो जितनी भी मसल्स हैं वो दिखाते हैं ना आजकल, जो बॉडी बिल्डर होते हैं जो सही ढंग से एक्सरसाइज करते हैं, तो ये बोलता है कि व्यायाम से शरीर के अंग विभक्त, अंग विभक्त मानी जो मसल्स हैं वो दिखने लग जाती हैं अलग से, प्रत्येक प्रत्येक मतलब अलग अलग दिख जाती हैं, जैसे कि बाइसेप्स उसकी अलग दिख रही है, ट्राइसेप्स अलग दिख रही है, दिखाते हैं ना बॉडी बिल्डर। तो व्यायाम जो सिस्टमेटिक तरीके से करता है उससे सब कुछ एवं दृढ़ हो जाते हैं, मतलब मजबूत हो जाते हैं। मजबूत तो होंगे यार, एक्सरसाइज कर रहे थे यहाँ पे। विभक्त घन गात्रत्वम, जो आपका शरीर है ना, मतलब पूरा गात्र बोलते हैं शरीर को, है ना, तो विभक्त वो विभिन्न अंगों में विभाजित हो जाता है, मतलब एक तरीके से पार्ट हो जाते हैं। जैसे पैर है, अब जैसे कोई आपने देखा होगा ना बॉडी बिल्डिंग, आपने चैंपियन देखा होगा, वो पैर को ऐसे तेज करते हैं, उसकी एक एक मसल्स दिख जाती है कि भाई ये कौन सी मसल्स है, ये एब्डोमन की मसल्स है, ये पैर की मसल्स है, ये लेग की मसल्स है, एक एक बाहर आ जाती है उसकी। तो ये होता है विभक्त घन गात, मतलब अंग विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से व्यायामदुप जायते, व्यायाम फादु जायते मतलब इसके ये सब व्यायाम के लाभ है। इस लाइन का लास्ट में ये है कि ये सब व्यायाम के लाभ है। ये समझ में आया ना? ये देखो ये लाइन, लाघवम कम सामर्थ्य दीप्तो अग्नि संवेदन से विभक्त गण गात्रत्व, मतलब शरीर विभिन्न विभिन्न अंगों में विभक्त हो जाता है। व्यायाम जायते मतलब ये व्यायाम के लाभ के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? ये तो हो गया इस श्लोक का मीनिंग कि भाई व्यायाम के लाभ। अब है कि कुछ अलग एक्स्ट्रा पॉइंट है व्यायाम से संबंधित, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उनके भी श्लोक हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो श्लोक लिखूँ मैं कॉपी में, ठीक है। कॉपी में वही श्लोक लिखूँगा मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मुझे समझाने का मन है कि हाँ यार इसको तो समझाना पड़ेगा। तो समझते हैं। बलवान व स्निग्ध भोजन करने वाले को अर्ध शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। कोई व्यक्ति मान लो कि अच्छी कैपेसिटी है उसकी, वो अपन बोलते हैं ना भाई इसकी बल सामर्थ्य है, युवा है, जवान है, जोशीला व्यक्ति है, और मतलब स्निग्ध, स्निग्ध यानी अच्छा भोजन, उसमें घी भी खा रहा है, वो पनीर भी खा रहा है, ठीक है, उसमें लड्डू भी खा रहा है, मतलब सभी रसों का सेवन कर रहा है और एकदम अच्छा खाना पान, मतलब उसको कोई कमी नहीं है। भोजन करने वाले व्यक्ति को अर्ध शक्ति,
अर्ध शक्ति का मतलब है कि अगर वो 100 दंड बैठक कर सकता है ना तो उसको 50 ही लगानी है। अगर वो 100 बार मकान पे ऊपर चढ़ सकता है तो उसको 50 बार ही चढ़ना है। अगर वो 10 किलोमीटर दौड़ सकता है तो उसको 5 किलोमीटर ही दौड़ना है। तो कहने का मतलब है बलवान व स्निग्ध भोजन करने वालों को अर्ध शक्ति से व्यायाम करना बताया है। शीतकाल व वसंत ऋतु में अर्ध शक्ति से व अन्य ऋतुओं में इससे भी कम करना चाहिए। ये तो इसके लिए बताया कि बलवान जो मतलब बलवान है, श्रेष्ठ है, उनको भी आधी शक्ति से करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि यार मैं आज पहले दिन जिम गया, मेरी कैपेसिटी तो 10 डंबल लगाने की थी, मैं लगा के 50 आ गया, बीमार हो जाओगे आप, या तो फिर मसल्स में दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये बताया कि आपको आधी जितनी आपकी कैपेसिटी ना उससे आधा व्यायाम करना चाहिए डेली। शीतकाल व वसंत ऋतु में आधी शक्ति से मतलब 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अगला चैप्टर ऋतुओं का है तो टेंशन नहीं लेना है, मैं समझा दूंगा। तो शीतकाल वसंत ऋतु में अर्ध शक्ति से व अन्य इन 2 ऋतुओं के अलावा जो अन्य ऋतु हैं, बाकी की 4 ऋतु हैं, कौन कौन सी बच गई? ग्रीष्म बच गई, वर्षा बच गई, ठीक है, हेमंत बच गई। तो अन्य ऋतुओं में इससे भी कम मतलब आधी शक्ति से भी कम करना है। ऐसे नहीं कि जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करना है, मतलब आधी शक्ति से भी कम करना है। क्लियर बात? अब देखो, व्यायाम के पश्चात संपूर्ण शरीर का मर्दन करना चाहिए, इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है। आपने व्यायाम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद मर्दन, मर्दन यानी हल्के हल्के हाथों से अपने मांसपेशियां, अपने हाथों को, अपने पैरों को दबाना चाहिए। बोलते ना हल्की हल्की दबाना, कोई बोलते ना कि यार आजकल आपने गांव में नहीं है, गांव में देखा होगा आपने कि पहले लेडीजें मिलती थी पैर दबाती थी, ठीक है, जो नई बहू आती है जो अपनी सासू के पैर दबाती थी, वो ऐसे हल्के हल्के हाथों से पैर दबाते हैं, मतलब हाथ दबाते हैं, पैर दबाते हैं। मालिश मतलब मालिश, मालिश नहीं है, ये दबाना है, मर्दन। अभ्यंग ऑयल मसाज हो गया अभ्यंग, यहाँ पे क्या है मर्दन। मर्दन यानी होता है एक तरीके से हल्के हल्के हाथों से, होले होले हाथों से, मतलब ज़्यादा दबाव न डालते हो, नॉर्मल प्रेशर से उसको हाथ पैरों को दबाना, वो होता है मर्दन। ठीक है। अब अब देखो व्यायाम के अयोग। व्यायाम के अयोग में क्या आएगा? वात पित्त रोगी। अब देखो सिंपल सी बात है, व्यायाम से वात बढ़ रहा है, तो वात और पित्त रोगी, किसी को मान लो वात से संबंधित कोई रोग है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभ्यंग का बताया ना कि भाई अभ्यंग से कफ बढ़ रहा है, तो कफ वाले रोगी को नहीं कराना। तो इसी तरीके से यहाँ पे वात और पित्त, किसी के मान लो कि अग्नि पहले से ही तेज है बहुत ज़्यादा, किसी का वात बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, पहले से रोग हो रहे हैं, तो उन दोनों रोगियों को नहीं कराना। बालक नहीं करना, बालक को और वृद्ध व्यक्ति को व्यायाम करने के लिए मना किया गया है। आचार्य वाघभट्ट ने साफ लिखा कि जो बालक होते हैं, बालक किसको बोलते हैं? अबालक की एक परिभाषा है कि जिस व्यक्ति में जब तक काम इच्छा, काम इच्छा मतलब सेक्स की जो समझ होती है ना, वो समझ जब तक डेवलप नहीं होती वो बालक है। चाहे वो 17 साल का हो चाहे 11 साल हो, किसी व्यक्ति में अगर 11 साल में जाके उसमें सेक्स की इच्छा उत्पन्न हो गई तो वो बालक नहीं रहा। ये बात फैक्ट है। ये डिफरेंस, ये मतलब एक तरीके से मतलब विवाद, अलग अलग आचरण, अलग अलग परीक्षा दी है, मतलब परिभाषा दी है बालकों की। तो ये परिभाषा हमारे सर ने बताई थी कि जिस व्यक्ति में सेक्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मतलब अबोध है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है सेक्स के बारे में, ठीक है, वो व्यक्ति बालक है। ठीक है। तो वृद्ध व अजीर्ण पीड़ित। अजीर्ण पीड़ित, अजीर्ण फिर से यहाँ पे आ गया देखो। तो व्यायाम के योग कौन हो गया? वात पित्त रोगी, बालक, वृद्ध व्यक्ति मतलब बूढ़ा व्यक्ति, और अजीर्ण पीड़ित, इनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। इनके अलावा सभी व्यक्तियों को व्यायाम करना चाहिए। अब देखो अति व्यायाम से हानि। अगर आप ज़्यादा व्यायाम करोगे आपको प्यास लगेगी, तृष्णा, क्षय रोग, आपका शरीर का क्षय हो जाएगा, ठीक है, मतलब धातुएं सूख जाएंगी। प्रतमक श्वास, आपका जो सांस है ना, एक तरीके से अस्थमा का टाइप है, एक तरीके से 2 तरह के होते हैं, तमक और प्रतमक। तो उसमें आपका सांस बढ़ने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा बार बार तेज तेज सांस आएगा, तो प्रतमक श्वास। रक्तपीत आप जानते हो, मतलब शरीर के छिद्रों से खून बाहर आना। थकान हो जाएगी। कल में यानी भी थकान होता है और थकान यानी थकान होता है, इनमें क्या डिफरेंस है? थकान हुई, आपने काम किया, थकान हो गई। कल में यानी क्या होता है कि बैठे बैठे थकान हो गई। कोई व्यक्ति होता है ना, मैं सोने से थक गया, कि ज़्यादा सो लिया इसलिए थक गया, मतलब बिना काम किए ही थकान हो रही है उसको। एक तो होती है काम करने से थकान, ठीक है, एक होती है बिना काम किए ही थकान। तो बिना काम करने की जो थकान होती है उसको बोलते हैं कल्म। काश यानी खांसी, जोर यानी बुखार, और बमन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अति व्यायाम मतलब अगर मात्रा से ज़्यादा, देखो आचार्य ने पहले बता दिया अर्ध शक्ति, जो आपकी कैपेसिटी है ना उससे आधा ही व्यायाम करना चाहिए। ज़्यादा करोगे तो ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको ज़्यादा व्यायाम नहीं करना, जो आपकी कैपेसिटी है उससे आधा ही व्यायाम करना है। अब देखो यहाँ पे व्यायाम, रात्रि जागरण,
सेक्स, हास्य, बोलना आदि साहसिक बल से अधिक या अचानक करने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। ये बोलता है कि ज़्यादा व्यायाम करने से, ज़्यादा रात में जागने से, ज़्यादा सेक्स करने से, ज़्यादा हंसने से, ज़्यादा बोलने से, आदि साहसिक कार्य करने से, बल से अधिक, जो आपकी कैपेसिटी है उससे अधिक काम करोगे तो, या अचानक करोगे, ठीक है, तो मनुष्य नष्ट हो जाता है, मतलब व्यक्ति के प्राण संकट में आ जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं बहुत सारे। जिस प्रकार से शेर अपने से अधिक बलवान हाथी को खींचता हुआ नष्ट हो जाता है। जैसे शेर ने एक हाथी को मार दिया और वो खींच रहा है उसको, तो शेर से खींचता है कि हाथी कितना बड़ा होता है, तो वो अगर खींचने की कोशिश करेगा तो शेर नष्ट हो जाएगा, वो हाथी खींचेगा ही नहीं, और वो खींचने की कोशिश करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो मर ही जाएगा, लेकिन हाथी नहीं खींचेगा उससे। इसी प्रकार से अगर आप अचानक से, यहाँ पे आया देखो, अचानक से या फिर अपने बल से अधिक काम करोगे, ज़्यादा व्यायाम करोगे, ज़्यादा रात में जगोगे, ज़्यादा सेक्स करोगे, ज़्यादा हंसोगे, ज़्यादा बोलोगे, तो आप नष्ट हो जाओगे, मतलब आप में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और आपको प्राण संकट में आ जाएंगे और आपकी मतलब जल्दी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब करेंगे अपन उद्वर्तन, ये कल की क्लास में करेंगे, कल चैप्टर पूरा हो जाएगा अपना। अच्छा लगी आज की क्लास? यस सर। ठीक है, तो कल करते हैं उर्ध्वर्तन, ठीक है, ओके। पाउडर मसाज, ठीक है, और कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए, अच्छी हुई क्लास, चलो अच्छी बात है, आज है ना, नॉर्मल कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू।